अमित, हम यहाँ अपना हनीमून एंजॉय करने आए हैं। वैसे भी सब कुछ वहाँ भी मिलता है। आप चलो, यहाँ भी घर वालों का पुराण जपना बंद करो। अरे तुम बुरा मान गई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। भाभी ने अपनी बचत के पैसों से हमें यहाँ भेजा है, तो उनके और उनके बच्चों के लिए कुछ लेना हमारा फर्ज है ना। शालू गुस्से में वहां से चली जाती है। मजबूरन अमित भी बिना कुछ किए आगे बढ़ जाता है। पूरे एक हफ्ते मनाली में बैठकर अमित और शालू अभी अभी घर लौटे हैं। रागिनी का 5 साल का बेटा कृष्णा खुशी से उछलते हुए शालू के पास जाता है। चाची चाची आप आ गई, दिखाओ ना मेरे लिए क्या क्या लाई हो। मैं कुछ नहीं लाई हूँ, वहाँ सब कुछ काफी महंगा था। अब मेरे पास पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है। शालू की बात सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे नहीं बेटा, चाची बहुत थक गई है ना, उन्हें थोड़ा रेस्ट करने दो। चल कृष्ण, तू बाहर खेल। शालू आराम करने के बहाने कमरे में चली जाती है। हनीमून से लौटे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं क्या अमित ऑफिस से मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। माँ पापा देखिए, मेरा प्रमोशन हो गया है। कंपनी मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूके भेज रही है। सच में अमित, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं अभी पैकिंग शुरू करती हूँ। रुको शालू, एक समस्या है। माँ, मुझे पहले एक हफ्ते के लिए अकेले जाना होगा। वहाँ सब समझना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है और कंपनी की तरफ से जो क्वार्टर मिलना है उसका इंतजाम करना है। अकेले क्यों बेटा, बहू को साथ ले जा, नई शादी हुई है। नहीं माँ, अभी वहाँ जाकर मुझे बहुत भाग दौड़ करनी होगी। शालू वहाँ जाकर परेशान होगी। अच्छा है ना, एक हफ्ता ये आप लोगों के पास रहेगी, आप सबकी सेवा करेगी। मैं एक हफ्ते में वापस आकर इसे ले जाऊंगा। हाँ माँ जी, अमित सही कह रहे हैं। एक हफ्ते की तो बात है, शालू हमारे साथ रहेगी तो हमारा भी मन लगा रहेगा। सेवा करेगी, हाँ, अब देखूंगी किसकी सेवा होती है। अमित के एक हफ्ते के लिए जाते ही शालू ने अपनी असली रंगत दिखा दी। उसने अमित से जिद करके रसोई और अपने कमरे में नया एसी लगवा लिया। रागिनी पसीने से लथपथ रसोई में खड़ी है। जैसे वो रसोई में घुसते हैं, शालू रिमोट से एसी बंद कर देती है। अरे शालू, एसी क्यों बंद कर दिया छोटी? बड़ी उमस हो रही है, खाना बनाने में आसानी होती है। भाभी, बिजली का बिल क्या आपके मायके वाले भरेंगे? ये एसी मेरे पति के पैसों का है। जब मैं यहाँ होती हूँ तभी चलेगा। गर्मी सहने की आदत डालिए। शालू खुद के लिए पास्ता और मैगी जैसी चीजें बनाती है और एसी चलाकर मजे से खाती है। लेकिन जब घर के बाकी सदस्यों के लिए खाना बनाना होता है तो वो किचन में कदम भी नहीं रखती। रूप किशोर जी टीवी पर समाचार देख रहे हैं। तभी शालू आती है और उनके हाथ से रिमोट छीन लेती है। हटाओ ये न्यूज व्यूज, मुझे अपना शो देखना है। बहू, मैं बस 10 मिनट में देख लूं, फिर तुम देख लेना। बदतमीजी से टीवी पर अपना शो लगा देती है और एसी ऑन कर लेती है। सुनिए बुढ़े बाबा, अब इस घर में मेरे पति का राज है। ये टीवी, ये एसी सब अमित के पैसों का है। आप जैसे भूखे नंगे लोग मेरी चीजों पर ऐश नहीं करेंगे। चलो निकलो यहाँ से और अपने कमरे में जाकर बैठो। बहू, ये क्या जुबान है, अपने ससुर से कोई ऐसे बोलता है? माँ जी, ज्यादा मत बोलिए वरना अमित से कहकर घर का राशन बंद करवा दूंगी। जाइए यहाँ से। वो दुखी मन से रूप किशोर जी को कमरे में ले जाती है। अमित एक हफ्ते बाद वापस आता है। सब खुश हैं, अब शालू उसके साथ जाएगी। माँ, काम तो सब सेट हो गया है। कंपनी ने रूम भी दे दिया है, लेकिन अभी वहाँ शिफ्टिंग का काम चल रहा है। पेंट और फर्नीचर का काम बाकी है। अगर शालू अभी जाएगी तो उसे बहुत दिक्कत होगी। तो फिर क्या सोचा है बेटा? पापा, मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में और अकेला रह लूं। सब कुछ चकाचक सेट करके आऊंगा, फिर शालू को सम्मान के साथ ले जाऊंगा। तब तक ये घर पर ही रहे। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। 1 हफ्ता रही, 1 महीना और रह लेगी। जैसे अमित दोबारा 1 महीने के लिए जाता है, शालू का असली रूप बाहर आ जाता है। अब घर में उसका तांडव शुरू होता है। शालू, छोटी जरा इधर आना, नाश्ता बन गया है, माँ जी को दे दे। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ भाभी, कुछ जाकर दे दो। और सुनिए, मैं आज बाहर जा रही हूँ, दोपहर का खाना मत बनाना मेरे लिए। शालू हर रोज दोपहर पर घर से बाहर घूमती रहती थी। उसे देखकर मोहल्ले की औरतें भी बातें बनाती थी। अरे रागिनी, तेरी देवरानी तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाती है और शाम को आती है। क्या तरीका, सास ससुर घर में और बहू बाहर घूम रही है। अरे नहीं चाची, वो किसी काम से गई होगी, अभी नहीं है ना, शहर देखना चाहती होगी। शालू शाम को हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए आती है और सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाती है। बहू, दादा 1 गिलास पानी तो पिला दे, गला सूख रहा है। दादी, हाथ पैर सलामत है आपके? रागिनी भाभी को आवाज लगाओ, वो किस लिए है घर में? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या बदतमीजी है शालू, तू दिन भर बाहर घूमती है, घर का एक तिनका नहीं उठाती और अब दादी को जवाब दे रही है। माँ जी, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो अपनी बड़ी बहू को बोलिए। अमित के जाने के बाद शालू अपना नंगा नाच शुरू करती है। लेकिन इस बार अमित जब वापस आने वाला होता है, शालू अमित के मन में परिवार के खिलाफ जहर भरने का प्लान बनाती है। वो अपना होलिया बिगाड़ लेती है और हाथों पर जानबूझकर थोड़ी धूल और कालिख लगा लेती है। शालू, मैं आ गया, कैसी हो तुम?
फफक फफक कर रोने का नाटक करती है और अमित के गले लग जाती है। अमित, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालते। क्या हुआ शालू, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? और ये हाथ? क्या बताऊं अमित, आपके जाते ही भाभी ने सारा काम मुझ पर डाल दिया। सुबह से शाम तक रसोई में जलती रहती हूँ। माँ जी और पापा जी मुझे नौकरानी समझते, भाभी तो दिन भर आराम करती है। देखो, एक हफ्ते में मेरी क्या हालत हो गई है। क्या भाभी ने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपको तो सब फरिश्ते लगते हैं, पर सच तो ये है कि ये लोग सिर्फ आपकी कमाई के भूखे हैं। मुझे यहाँ एक पल भी चैन नहीं मिला। शालू की चिकनी चुपड़ी और झूठी बातों में आकर अमित का खून उबलने लगता है। वो बिना सोचे समझे कमरे से बाहर निकलता है। भैया, भाभी, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? मैंने सोचा था मेरे पीछे आप शालू को छोटी बहन की तरह रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो उसे नौकरानी बना दिया। अमित, ये क्या बोल रहे हो तुम? रागिनी ने तो एक तिनका नहीं उठाने दिया उसे। तो ये कालिख क्या आसमान से टपकी है? देखिए इसकी हालत। देवर जी, विश्वास कीजिए। बस बहुत हो गया, अब इस घर में एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। अमित, क्यों ना हम इन्हें अलग कर दें? हम मम्मी पापा और दादी के साथ यहाँ रहेंगे, ये लोग अपना देख लें। अमित, कलेश मत बढ़ाओ। सुमित जी, चलिए हम घर के बगल वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। हमें महल नहीं चाहिए, शांति चाहिए। सुमित और रागिनी अपना छोटा सा सामान समेट कर बगल के उस अंधेरे और छोटे कमरे में चले जाते हैं। अमित एक महीने के प्रोजेक्ट पर शहर से बाहर चला जाता है। जैसे ही अमित निकलता है, शालू की माँ कांति देवी घर पहुंच जाती है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधी जी। अरे समधन जी, आप बताया नहीं, आपने अचानक आना हुआ। अपनी बेटी के घर आने के लिए भी क्या बताना है समधन जी? माँ का मन किया तो चली आई। अमित के जाते ही शालू ने अपनी माँ कांति देवी को घर पर बुला लिया है। शालू सोफे पर पैर पसार कर बैठी और गायत्री जी उसके पैर दबा रही हैं। माँ जी, ढंग से दबाइए, दिन भर मॉल में घूमने के बाद पैर बहुत दुख रहे हैं। और सुनिए, शाम की किटी पार्टी के लिए नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, मेरी सहेलियां आ रही हैं। हाँ समधन जी, और जरा जल्दी हाथ चलाइए, सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियां भी तो लानी है आपको। नौकरों को हमने हटा दिया, फालतू का खर्चा था, अब घर के काम आप ही करेंगी। शालू सारा काम सास ससुर पर डाल देती है। रूप किशोर जी बाहर चिलचिलाती धूप में शालू की गाड़ी साफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ रसोई में एसी लगा है। जब शालू की मां कांति देवी खाना बनाने आती है तो एसी फुल पर चलता है, लेकिन जैसे ही गायत्री जी खाना बनाने आती हैं, शालू रिमोट छीन लेती है। माँ जी, बिजली का बिल बढ़ाना है क्या? चुपचाप पसीने में खाना बनाइए। शालू का व्यवहार दिन पर दिन खराब हो रहा था। 2 दिन बाद घर में कुछ दूर के रिश्तेदार आते हैं। शालू उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाती है और गायत्री जी और रूप किशोर जी को कोने में ले जाती है। सुनिए दोनों, बाहर मेहमान बैठे हैं, अगर किसी ने मुंह खोला कि हम आपसे काम करवाते हैं तो याद रखना, मैं अमित को फोन करके कह दूंगी कि आप लोग मुझे जहर दे रहे थे, फिर जेल की हवा खाइए बुढ़ापे में। हाँ बहू, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे गायत्री जी, आपकी छोटी बहू तो बड़ी लक्ष्मी जैसी है, पूरे घर में एसी लगवा दिया है, बड़ी सेवा करती होगी आपकी। अरे गायत्री जी, आपकी छोटी बहू तो बड़ी लक्ष्मी जैसी है, पूरे घर में एसी लगवा दिया, बड़ी सेवा करती होगी आपकी। हाँ बहू, बहुत अच्छी है शालू। अरे चाची जी, ये तो मेरा फर्ज है, माँ जी को तो मैं रसोई में जाने ही नहीं देती। जहाँ शालू के घर के हर कोने में एसी की ठंडी हवा बह रही है, वहीं बगल के छोटे से कमरे में रागिनी एक छोटे से हाथ वाले पंखे से सो रहे बच्चे को हवा कर रही है। कोई बात नहीं जी, वक्त बदलेगा, बस फिक्र इस बात की है कि माँ जी और बाबूजी उस घर में कैसे रह रहे होंगे। मेहमान जा चुके हैं। रूप किशोर जी थके हारे बाहर बैठे हैं। शालू एक बड़ा शॉपिंग बैग लेकर आती है। ये लीजिए, इन्हें धोकर प्रेस कर दीजिए, और हाँ, अगर कल गाड़ी पर एक भी दाग दिखा तो देख लेना। दिन बीतते गए और अब घर की पूरी जिम्मेदारी गायत्री जी और रूप किशोर जी के बूढ़े कंधों पर थी। बेटी, ये समधन जी खाना तो बढ़िया बनाती है, बस थोड़ी सुस्त है। सुस्त है तभी तो काम करवा रही हूँ मम्मी। शालू ने ससुर जी को दवाई देना बंद कर दिया था और उन्हें बासी खाना परोसती थी, लेकिन रागिनी सब देख रही थी। चिलचिलाती धूप 45 डिग्री पार कर रही है। रागिनी ने घर के बाहर आंगन में ईंटों का एक कच्चा चूल्हा बनाया है। रागिनी पसीने से पूरी तरह भीगी हुई है। वो फूकनी लेकर चूल्हे में फूंक मार रही है। उफ, ये धुआं आंखें ही नहीं खुल रही हैं, भगवान बस जल्दी से रोटियां बन जाएं। रागिनी के चूल्हे की लपटें उसके चेहरे को झुलसा रही हैं। वहीं देवरानी की ठंडी रसोई का नजारा बिल्कुल अलग है। शालू अपनी मां कांति देवी के साथ फ्रिज से ठंडी आइसक्रीम निकालकर दोनों मजे से खा रही हैं। अरे ओ जेठानी जी, क्या हाल बना लिया है, चेहरा तो देखो बिल्कुल कोयला हो गया है। रसोई तो मेरे पास भी थी, छोटी, पर वो अब एक ठंडे कसाई खाने में बदल गई है, जहां अपनों के लिए ममता मर चुकी है। ज्ञान मत बांटो भाभी,
मेरी तो ठंडी रसोई है, आप अपनी इस तपती रसोई में जलो और धुआं फेंको। इसी को कहते हैं किस्मत का अंतर। धूप और तेज हो गई है। रागिनी कांपते हाथों से गर्म तवे को उतारती है। अचानक उसकी उंगली तवे से छू जाती है और जल जाती है। वो तुरंत अपना हाथ मिट्टी के घड़े के पानी में डालती है, पर पानी भी गर्म है। रागिनी धुएं और भीषण गर्मी के बीच बैठी ठंडी चीजें तैयार कर रही है। इतनी गर्मी में अगर माँ जी और बाबूजी ने शालू का वो तेल मसाले वाला भारी खाना खाया तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे उनके लिए कुछ ठंडा और हल्का बनाना होगा। रागिनी ने मिट्टी के घड़े में ठंडी छाछ बनाई है, जिसमें उसने पुदीना और भुना जीरा डाला है। वो चूल्हे की आग में ज्वार की रोटियां बना रही है। रागिनी थाली लेकर दीवार के पीछे दुबक जाती है और खिड़की से सास ससुर को इशारा करती है। माँ जी, ओ माँ जी, जल्दी से टिफिन ले लीजिए, इसमें गर्म रोटियां और बाबूजी की दवाई है। बाबू तू खुद तंगी में है, ऊपर से हमारे लिए ये सब। अगर शालू ने देख लिया तो। माँ जी, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी, आप बस बाबूजी को ये खिला दीजिए। एक तरफ रागिनी अपनी तपती रसोई से सास ससुर के लिए ठंडा खाना बना रही थी, वहीं शालू की मां कांति देवी सोफे पर पैर पसार कर लेटी हैं। रूप किशोर जी थके हारे बाजार से भारी सामान लेकर लौटे हैं। समधी जी आ गए, जरा मेरे पैर दबा दीजिए, बड़ी थकान है। अरे समधन जी, मेरी कमर में बहुत दर्द है और अभी कपड़े भी धोने हैं। पापा जी, जुबान लड़ानी सीख ली है क्या? क्या आपको भी घर से बाहर जाना है? रूप किशोर जी कांति देवी के पैर दबाने लगते हैं। कुछ देर बाद राजेश्वरी जी पानी लेने के लिए नीचे आ रही थी। तभी शालू अपनी मां के साथ मजाक करती हुई वहां से गुजरती है और दादी को जोर से धक्का देकर आगे निकल जाती है। दादी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। उनका सिर फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है। गायत्री, माँ जी, अरे शालू देख क्या रही है, एम्बुलेंस बुला, खून देखो कितना बह रहा है। अरे माँ जी, इतना नाटक मत कीजिए, बुढ़ापे में पैर फिसल गया होगा, अभी कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, फालतू के पैसे खर्च होंगे, पट्टी बांध दीजिए, ठीक हो जाएंगी। तभी रागिनी और सुमित चीख सुनकर दीवार लांग कर अंदर जाते हैं और जबरदस्ती दादी को अस्पताल ले जाते। डॉक्टर बाहर निकलते हैं। आई एम सॉरी, सिर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत खून बह चुका था। अगर उन्हें आधे घंटे पहले ले आते तो शायद हम उन्हें बचा लेते। माँ जी, मेरी माँ जी चली गई। दादी के मरने के बाद भी शालू को फर्क नहीं पड़ा। शालू की मां कांति देवी हर दूसरे दिन आ धमकती हैं और शालू को नए नए पैंतरे सिखाती हैं। देख बेटी, ये सास ससुर और बुढ़िया अभी भी उस जेठानी से हमदर्दी रखते, इनकी लगाम कस के रख। सुन लीजिए आप दोनों, अगर आज के बाद उस जेठानी से बात की तो याद रखना, ना रात का खाना मिलेगा और ना बीपी की दवाई, समझ गए? शालू सास ससुर को रागिनी से बात करने के लिए मना कर देते हैं। अब रागिनी ने चुप बैठने के बजाय सच सामने लाने का फैसला किया। जब शालू अपनी मां के साथ बैठकर सास ससुर को धमकी दे रही थी, रागिनी ने छिपकर अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया। बस अब बहुत हुआ, अब अमित को अपनी ठंडी रसोई का काला सच देखना ही होगा। रागिनी वो वीडियो अमित को भेज देती है और मैसेज करती है, अमित घर की शांति का नाटक देखना हो तो कल बिना बताए आ जाना। अमित वीडियो देखकर सुलग रहा था। वो चुपके से घर में आता है और खिड़की के बाहर छिपकर सब देखता है। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। कांति देवी सोफे पर पैर पसारे बैठी हैं और गायत्री जी उनके पैर दबा रही हैं। नमस्ते मम्मी जी, बड़े मजे चल रहे हैं आपके। अरे अमित बेटा, तुम आज मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने आई थी। समधन जी का हाथ थोड़ा दुख रहा था तो मैं बस देख रही थी। आइए अमित, देखिए आपकी पसंदीदा पूड़ियाँ और पनीर बनाया है। मेरी ठंडी रसोई में बना ये गर्मा गर्म खाना खाकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। माँ के लिए क्या बनाया है? माँ जी के लिए भी आइए, आज आप आए हैं ना तो खुशी में उन्हें भी अच्छा खिला रही हूँ। झूठ, तुम्हें पता नहीं है कि माँ को डॉक्टर ने उबला हुआ खाना बोला है? उनके लिए तेल मानो जहर है। मेरे पीछे से तुमने घर को तो ठंडा कर लिया शालू, लेकिन तुम्हारी जुबान अभी भी आग उगल रही है। माँ, क्या भाभी घर नहीं आती? आप बताइए, क्या आप खुश हैं? गायत्री जी अमित को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। बस माँ, इन आंसुओं ने सब सच बता दिया, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। अमित, ये सब घड़ियाली आंसू हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये माँ जी नाटक कर रही है ताकि आप मुझे घर से निकाल दें। बस करो शालू, पहले तो इस मंथरा को घर से बाहर निकालो। इसने ही आग लगाई है मेरे घर में। और तुम शालू, जिस कमाई पर तुम इतना ऐश कर रही हो और ये ठंडी रसोई बनवाई है, तुम्हें पता है वो नौकरी किसकी बदौलत है? मतलब आप अपनी मेहनत से कमाते हैं? गलत। ये सरकारी नौकरी मेरे भाई सुमित को मिलने वाली थी। उन्होंने अपना हक, अपना प्रमोशन मुझे दिलवा दिया ताकि मेरा भविष्य बन सके।
जिस भाई और भाभी को तुमने भूखा नंगा कहकर बाहर निकाला, आज उन्हीं के दम पर तुम ये ठाट कर रही हो। तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए था, पर तुमने उन्हें घर से बेघर कर दिया। अमित बेटा, सिर्फ घर से नहीं निकाला, तेरी दादी को भी मार डाला इसने। क्या शालू, तुमने मेरी दादी की जान ले ली? वो तो बस। निकल जाओ अभी के अभी, मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज इसी वक्त खत्म। अमित शालू और उसकी माँ को धक्के मारकर घर के मुख्य गेट से बाहर निकाल देता है। घर से निकलने के बाद शालू अपनी माँ के घर पहुंचती है, लेकिन वहां भी शांति नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मम्मी। तुम हर दूसरे दिन आकर मुझे भड़काती थी। तुम्हारे लालच की वजह से आज मेरा सुहाग और आलीशान घर उजड़ गया। अब मुझ पर दोष मत डाल, तू ही तो बोलती थी कि तुझे महारानी बनना है। अपनी ही माँ के घर से धक्के खाने के बाद शालू अब दर दर भटक रही है। समय बीत चुका है, रागिनी घर की खुशियों को समेट चुकी है। एक दिन वो बाजार से सब्जी ले रही होती है, तभी उसकी नजर एक फटेहाल औरत पर पड़ती है। अरे ये तो छोटी है। शालू, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? शालू रागिनी को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पैर पकड़ लेती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। माँ ने मेरा घर छुड़वा दिया और अब खुद भी मुझे बोझ समझ कर निकाल दिया। अमित मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, मैं कहाँ जाऊँ? चुप हो जा छोटी, अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। चल मेरे साथ घर चल। रागिनी शालू को लेकर घर पहुंचती है। अमित उसे देखते ही गुस्से से लाल हो जाता है। भाभी, इसे यहाँ क्यों लाई हैं आप? जिस औरत ने माँ को रुलाया और दादी की जान ली, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अमित, इंसान से गलती होती है। ये भटक चुकी थी, पर अब इसे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी, क्या आप एक मौका नहीं देंगी? अगर तू कहती है बहू तो ठीक है, लेकिन इसे साबित करना होगा कि ये बदल गई है। ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक तुम भाभी की तरह निस्वार्थ सेवा करना नहीं सीखती और जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि तुम भाभी जैसी बन गई हो, मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मुझे मंजूर है अमित, मैं अब वो पुरानी शालू नहीं रही। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और सेवा के बाद शालू ने सबका दिल जीत लिया।